तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज ज्योग्राफी की अंतिम जो क्लास है आप लोगों की, मैंने बहुत कोशिश की कि लगभग एनसीईआरटी कवर हो जाए, यानी सारी चीज़ें जो आपकी हैं वो कवर हो जाए। ये मैं सोच के आपको क्लासेस कराई और लगभग हो भी चुकी हैं वो, ठीक है। अब ये नहीं कि इसका जैसे इंडियन ज्योग्राफी आप लोगों ने पढ़ी थी, आपने नोट्स बनाए होंगे, थोड़ा मैंने एनसीईआरटी की पहले क्लासेस कराई थी 1 साल पहले, वो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। महाद्वीप वाला पोर्शन है वो देखना, एशिया आप लुसेंट से पढ़ लेना, तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। पॉलिटी से भी क्वेश्चन आते हैं। पॉलिटी अगर आपने क्लासेस देखी हैं, अगर नहीं देखें तो तुरंत लुसेंट एमसीक्यू वाले कर लो। अभी इतना टाइम है नहीं आपके पास की क्लासेस देखो, और देखी हैं तो आपका अच्छा काम बन जाएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री की 3 क्लासेस मैं कराऊंगा आपको, बाकी हिस्ट्री में आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। और साथ ही साथ जो इकोनॉमी है वो भी लगभग हम लोगों ने कर ली है, उससे भी होपफुली आपका क्वेश्चन सही रहेगा, ठीक है। साथ ही साथ जो बात आती है कंप्यूटर की, हमेशा से मैं फोकस करता आया हूँ कि कंप्यूटर वीपीडीओ वाले के लिए आप लोगों को स्पेशली देखना है। आप लोगों से एक अनुरोध है, रिक्वेस्ट है, और वो अपने आप में एक अच्छा खासा आपका क्या करेगा, काम बनाएगा। यानी काम बनाने और बिगाड़ने वाला साबित हो सकता है कंप्यूटर इस बार, ठीक है। तो आप लोग कंप्यूटर भी तैयार करना। 10 क्लासेस मैंने दी थी, लगभग 5-7 क्लासेस आपकी कंप्यूटर की मैं और कराऊंगा, 5 क्लासेस मान के चलो। उसके बाद 2-3 टॉपिक रीजनिंग के मैं कोशिश करूंगा कराऊं आपको, ठीक है। इतना मैं करा पाऊंगा आपको, उससे ज़्यादा फिर समय नहीं है क्योंकि एग्जाम भी है। और आपने अपने स्तर पे अगर घर पे थोड़ा बहुत एफर्ट लगाया है तो आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, सब अच्छा होता है, ठीक है। आगे आपका लोअर पीसीएस का एग्जाम है 5 के बाद, जो 12 यानी 11 तक, अगर 12 दिसंबर को एग्जाम होता है तो लगभग 1 हफ्ता मेरे पास बचता है। तो 6 क्लासेस में आपको कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा मैथ्स और रीजनिंग बेस्ड क्लासेस जो लोअर पीसीएस में आ सकती हैं, जैसे एवरेज वाला चैप्टर है या आयु वाला चैप्टर है, इस टाइप के कुछ क्वेश्चन होते हैं, रेलगाड़ी वाला कुछ हो सकता है, इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा, नाव, धारा, विपरीत, ये सब चीज़ें आती हैं, या परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन, मैं कोशिश करूंगा कि उन वीडियोस को मैं आप लोगों के बीच ला सकूं और आप लोग उसको तैयार करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो आपके एग्जाम बचते हैं, आपका बचता है पटवारी और लेखपाल का, जो सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम है। साथ ही साथ बंदी रक्षक का आपका एग्जाम बचता है, और हो सका भगवान ने चाहा तो आने वाले हफ्ते या 1 आध हफ्ते के अंदर अगर आपकी पुलिस की विज्ञप्ति जारी होती है तो आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं। मतलब आपके पास, सभी के पास नहीं आएंगे, लेकिन जो उसके लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं या जो एलिजिबिलिटी धारण करते हैं, उन लोगों के लिए क्या आ जाएगा, एक ऑप्शन आ जाएगा कि आपके पास हाँ कोई ना कोई विज्ञप्ति और है, ठीक है। अब देखिए, ओवरऑल तैयारी करने का जो कंक्लूजन है यही निकलता है कि हम लोगों का सिलेक्शन इस बार हो जाए, किसी न किसी तरीके से हम लोग इस बार सेलेक्ट हो जाएं, और कोई भी विज्ञप्ति क्यों ना हो, हमारा फाइनली हमारा जो ध्येय है, हमारा अभी कैरियर सेटल को लेके है। और इतनी मारामार है सरकारी नौकरी के लिए, इतना ज़्यादा प्रेशर, इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन, इतना सब कुछ है, तो हम लोग भी लगे हैं उसी दौड़ भाग में। मतलब एक चीज़ है जिसको हम लोग पाना चाहते हैं। आप क्या, मेरा भी एक प्रकार का ये एग्ज़ाम है, ठीक है। वीडियो सिर्फ आप ही का एग्ज़ाम नहीं है, क्योंकि आप लोगों को मैंने तैयारी की है तो दबाव में तो मैं भी हुई ना। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हमने अपने कर्म किए हैं, बाकी तो सब ऊपर वाला है, सब एग्जामिनर जाने वो क्या पूछता है क्या नहीं पूछता है, लेकिन जितना एफर्ट हम लगा सकते थे हम लोगों ने लगाया है। होपफुली हमारा एग्जाम अच्छा होगा और हम जो है स्माइल के साथ एग्जाम हॉल से बाहर निकलें। बाई चांस पेपर टफ आता है, कुछ ऐसा आता है आपकी पहुंच से बाहर आता है, हार्ड आता है, तो उस टाइम पे भावुक नहीं होना है कि मैं जबरदस्ती तुक्के लगा के आऊँ या जबरदस्ती 99 करके आऊँ, 98 करके आऊँ, लास्ट में आप लोग 60-65 नंबर के लिए भी तरसते हैं, तो ये कंडीशन मत लाना है, ठीक है। आपका एग्जाम 4 दिसंबर और 5 दिसंबर को संभवतः है, तो मैं आपको 3 दिसंबर को एक वीडियो दूंगा, और उस वीडियो में आपके एग्जाम प्रेशर हॉल कैसे डील करना है, अगले दिन कैसे जाना है, क्या सोच के जाना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, इस बारे में मैं आपको थोड़ा सा गाइड करूंगा। और इन गाइडेंस के साथ ही आपको एग्जाम में जाना है, ठीक है। क्योंकि अब इतना कम समय है, हम लोग हर टॉपिक को पढ़ें, हर चीज को दोबारा ओपन करें, रिव्यू करें, ऐसा तो अब संभव भी नहीं है, ठीक है। जितना समय बचा है, एक काम कीजिए, जो बताया मैंने आपको परसों 3 दिन पहले एक वीडियो में समझाया था मैंने आपको कि किस किस पोर्शन को फिलहाल आप लोग समय दीजिए, उसको आपने टाइम देना है। अगर उतना आप लोग करके जाते हैं तो निश्चित तौर पे आपका एग्जाम अच्छा होगा। और हम लोग मतलब एक एग्जाम अगर देने जा रहे हैं तो हम लोग कंपटीशन का हिस्सा है, हम लोग प्रतियोगिता का हिस्सा हैं, और प्रतियोगिता में सिर्फ ये डिपेंड नहीं करेगा कि आप ही मतलब वहाँ पे बेस्ट स्कोर करें, आपका प्रदर्शन आपके अलावा औरों पर भी डिपेंड करता है, यानी आपका सिलेक्शन आपके अलावा औरों पर भी डिपेंड करता है। तो थोड़ा सा मतलब अगर तैयारी की हुई है, तैयारी मतलब आपकी कंप्लीट है, कंप्लीट का मतलब लगभग आप मानते हैं कि आपको उत्तराखंड हिंदी, जीएस वगैरह सब चीज़ें आपकी ठीक ठाक हैं, ठीक ठाक आप लोगों ने पढ़ा है,
तो पेपर को देख के समझ जाना है, ठीक है। जबरदस्ती वहाँ टिक लगाने की ये करने की जरूरत नहीं है। और भगवान ने चाहा तो पेपर अच्छा होगा, लेकिन अगर कई, अब हम ये भी एक सत्य ये भी तो है कि जितने नंबर ऑफ पोस्ट हैं उतने ही लोग सेलेक्ट होंगे, इससे ऊपर तो सेलेक्ट हो नहीं सकते हैं। तो इतना जैसे मतलब जो नहीं हो पाता है, भगवान न करें ऐसा हो, लेकिन क्या करें, अब है तो सही ना, जो फैक्ट है तो है। मतलब ऐसा तो नहीं कि एक ही एग्जाम में सारे निकल जाएंगे, लेकिन जिसका नहीं अच्छा होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, जो नए नए बच्चे हैं, तो एक बार में निराश होने की कोई भी जरूरत नहीं है। बहुत लंबी लाइफ है, जिंदगी परीक्षा का नाम ही है यार। मतलब ये तो कैरियर सेटल करने के लिए परीक्षा है। अगर कल के दिन सेटल हो जाओगे, शादी की परीक्षा होगी आपकी, उसके बाद बच्चों की परीक्षा होगी, जिंदगी नाम ही परीक्षा का चलते रहता है, ठीक है। वैसे भी खुद ही सोचो, 1.5 लाख लोग तो उत्तराखंड में सरकारी नौकरी में, उसके अलावा क्या, उसके अलावा पेट नहीं पाल रहे क्या। तो हम लोग वो सेकेंडरी चीज में रखेंगे कि यार हमारा हो या ना हो, लेकिन अभी की कंडीशन ये है, हमने जो परफॉर्मेंस किया हुआ है, हमने जो मेहनत की है, हमने जो तैयारी की है, हम लोग ये चाहेंगे कि हमारा पेपर अच्छा हो, ताकि हमारे पिछले 1 साल की मेहनत रंग लाए, ठीक है। 1 से 1.5 साल हमें हो चुका है तैयारी करते करते। नवंबर लास्ट 2020 से हम लोग ने वीडियो की तैयारी की थी, संभवतः 25 नवंबर से, और आज देख लीजिए 25 नवंबर कंप्लीट होने वाली। मतलब आप लोग ठीक 1 साल के बाद एग्जाम देने जा रहे हैं, तो 1 साल में हमने बहुत कुछ सीखा है, बहुत नई चीजें हमारी जिंदगी में आई, बहुत उतार चढ़ाव हमारे लाइफ में आए। किसी के साथ कोई समस्या हुई, क्योंकि कोविड वगैरह की वजह से बहुत लोगों के साथ नेगेटिव थिंग हुई, तो होता है, जिंदगी है, चलते रहता है, कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है। तो अब जाके वो समय आ चुका है, फाइनल घड़ी आ चुकी है कि जब हम लोग पेपर देने जाएंगे, हम लोग एक मतलब इस होप के साथ जाएंगे कि यार इस बार हमारा सिलेक्शन हो ही जाए। और ये मान के चले, जिसने तैयारी करी हुई है, यानी जो पढ़ रहा था, जिसने इन चीजों को सीखा है, उसका पेपर अच्छा होगा, गारंटी के साथ मान के चलिए। लेकिन अच्छा होगा का ये मतलब नहीं है कि आप 90 ही स्कोर करें, 95 ही स्कोर करें, 80 ही करें, 85 करें, क्योंकि मेरी नजरों में 80 स्कोर करना, 85 स्कोर करना ये जरूरी नहीं कि ये अच्छा माना जाए। कभी कभी होता क्या है, 55 नंबर 60 नंबर का पेपर भी अगर आप सही करके आते हैं, उसको भी अच्छा माना जाता है, क्योंकि पेपर अगर हार्ड होगा तो ध्यान इस चीज में देना है कि पेपर हार्ड है या ईजी है। यानी पेपर में बैठते हो, सीधे पहले ये तय कर लो कि पेपर किस लेवल का दिख रहा है आपको। अगर आपको लगा बहुत ईजी टाइप का, तब तो आपको बहुत अच्छा स्कोर करना ही करना है, उसमें नेगेटिविटी से बचना है, यानी नेगेटिव स्कोर करने से बचना है। अगर आपको लगा कि पेपर हार्ड है, और पेपर हार्ड ही होना चाहिए, ठीक है। मैं तो चाहता हूं आप लोग पेपर देने के बाद मुझसे ये कहें कि मेरे सर 68 आ रहे हैं, 70 आ रहे हैं, 65 आ रहे हैं। अगर इस रेंज में अधिकांश लड़के आते हैं, तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए। लेकिन अगर पेपर देने के बाद सब ये आ रहे हैं कि मेरे 80 आ रहे, 82 आ रहे, 88 आ रहे, 85, 87, फिर ये थोड़ा सा पेपर अजीब सा हो जाता है। फिर लगता है कि यार कट ऑफ कहीं भी गिर सकती है, ये पेपर हल्का हो गया। तो इनके साथ भले ही अंदर से खुश है कि मैं इतना स्कोर करके आया हूं, लेकिन रियलिटी ये है कि कहीं कट ऑफ से बाहर न हो जाए, क्योंकि उसमें अगर माइनर मिस्टेक भी की है, अगर आपने एक क्वेश्चन जो आपको आता हुआ है वो गलत कर दिया और दूसरे ने वो सही कर दिया, हल्के पेपर में यही होता है कि वहाँ ह्यूमन एरर अगर आपने कर दिया तो आप बाहर हो जाएंगे। लेकिन हार्ड पेपर में क्या होता है, एक तो ह्यूमन एरर करने से आप डरोगे, क्योंकि आपको पता है कि पेपर हार्ड है। फिर कई बार ऐसा होता है कि हार्ड पेपर, हार्ड क्वेश्चन हमें आते हैं, हम लोग उसको सही कर आते हैं, और सही करने के बाद हमारा क्या होता है, दूसरे को वो आए ना आए तो उसमें बैलेंस रहता है, ठीक है। तो दुआ करना पेपर ठीक ठाक आए, बहुत ज्यादा हल्का ना, बहुत ज्यादा टफ ना, एक एवरेज पेपर वहां देखने को मिले। और आप लोग पेपर ऐसा रहे कि कट ऑफ 65, 67, 68 के समथिंग रहे, तब जाके अगर आप 70 प्लस हैं तो आप लोगों का सिलेक्शन निश्चित तौर पे हो जाएगा, ठीक है। बाकी पेपर के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा, ये बात की बात है, इन चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं सोचना है, ठीक है। सब चीज़ अच्छा होगा ये मान के चलिए, हम लोग हैं, साथ हैं। मैं आपका साथ आज भी दूंगा, कल भी दे रहा था, और भविष्य में भी आपका साथ दूंगा। नहीं होगा कुछ तो यार मेरे साथ आके पढ़ाओगे, क्यों टेंशन लेना है, बताओ। हम लोग मिलके काम करेंगे। ये काम मैं अभी अकेला कर रहा हूँ, फिर बाद में हम सब लोग मिलके करेंगे। अपने को शिक्षित किया, दूसरे को शिक्षित करेंगे, अनुभव लेने लाइफ से, ठीक है। क्या होगा कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा, आप लोगों ने सुनाई है। तो हर चीज़ है, रास्ते खुले हैं, रास्ते बंदे नहीं हैं। इतने कम दिनों में नेगेटिव मत होना। अब मैं आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, 10 से 15 दिन बचे, अपने अंदर नेगेटिव थॉट्स मत आने देना, क्योंकि पेपर है आपका। अगर अभी से आप डिमोरलाइज हो गया, अभी से नेगेटिव सोचने लगे, तो फिर पेपर सही नहीं होगा। फिर एग्जाम हॉल में प्रेशर के कारण प्रेशर मतलब एग्जाम दोगे, और उस प्रेशर में कहीं आपको प्रेशर ले न डूबे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, अब चिल करके पढ़ो, हल्के में पढ़ो, ज़्यादा मतलब बर्डन मत डालो। एक एक किताब या एक एक जो अपने नोट्स हैं उनको रिवाइज करो, फालतू कुछ भी नहीं पढ़ना है। जो सेक्शन हुआ ही नहीं है उसको
उसको मत छो, लेकिन 10-15 दिन बचे हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर कंप्यूटर नहीं पढ़ा है तो कंप्यूटर आपने देखना है, ठीक है, बाकी सब कुछ अच्छा होगा। देखिए आज लास्ट क्लास है आपकी ज्योग्राफी की, बहुत ज़्यादा फैक्ट नहीं है अब आपके, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे चैप्टर हैं जैसे 11th में भौतिक भूगोल की अवधारणाएं वाला चैप्टर है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, ये वो टेम्परेचर ऐसा वैसा, अब वो बहुत हार्ड लेवल का हो जाएगा। और जैसे मैं आजकल पढ़ा रहा हूँ, मैं कभी नहीं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को इस तरीके से आप लोगों की तैयारी कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी खुद ये जानता हूँ कि यार इस लेवल की तैयारी इस टाइप से कराना सही नहीं है। वो इसलिए नहीं क्योंकि ये तो रटाने वाली विद्या होगी, लेकिन क्या करें, अभी एग्जाम है, कुछ फैक्टर रट भी लोगे तो कोई बड़ी बात नहीं, और पेपर का पैटर्न रटवा ही होता है, वो वन लाइनर आते हैं, टिक मारने होते हैं, ठीक है, उसमें कॉन्सेप्ट बेस्ड बहुत कम क्वेश्चन होते हैं, और जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होंगे तो उस पर थोड़ा सा माइंड लगा के, दिमाग लगा के करना हो जाएगा आपका, ठीक है। तो देखिए लास्ट है आज आपका, ठीक है। एक क्वेश्चन है, जिस टेम्परेचर पे, यानी आप लोगों ने सुना होगा एक तापमान होता है, एक ऐसा तापमान जिस पर जल क्या होने लगता है, इवेपोरेट होने लग जाता है, वाष्पीकृत होने लग जाता है, उसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखो, जिस तापमान पर जल वाष्पीकृत होता है, यानी इवेपोरेशन होता है, उसको क्या कहते हैं, ठीक है। जिस तापमान पर जल वाष्पीकृत होता है, अगर आप जल है उसको कोई ऐसा टेम्परेचर मिलेगा कि वाष्प बनने लगेगी, तो उसको क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, ठीक है। आप लोगों ने जो साइंस वाले बच्चे हैं वो सब जानते होंगे, लेकिन ये ज्योग्राफी में लगता है ये टर्म, तब मैंने इसको बताया, ठीक है। इसको लिखो वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा इसको बोला जाता है, ठीक है। ये आप लोग एक टर्म इसको ध्यान रखना। दूसरा, जलवाष्प के जब छोटे छोटे कण होते हैं वो हिमकणों में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। जैसे हमारा वायुमंडल है, वायु में छोटे छोटे जलवाष्प के कण होते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे जो जलवाष्प जो मतलब कण होते हैं वो धीरे धीरे किस में बदलने लगते हैं, हिमकणों में, यानी हिमकणों मतलब वो इकट्ठे होने लगते हैं, उस प्रोसेस को संघनन बोला जाता है, ठीक है। तो एक पॉइंट लिखो, जलवाष्प के छोटे छोटे कण, जलवाष्प के छोटे छोटे कण, ठीक है, छोटे छोटे कण हिमकणों में बदलने की प्रक्रिया, छोटे छोटे कणों का हिमकण, हिम मतलब बर्फ, ठीक है, हिमकण में बदलने की प्रक्रिया, ये क्या कहलाती है, संघनन कहलाती है, ठीक है, संघनन कहलाती है। यानी जलवाष्प के छोटे छोटे कणों का हिमकण में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, संघनन कहलाती है। ये आप लोग ध्यान रखना। अब देखिए, विश्व के अलग अलग भागों में जो चक्रवात होते हैं उनके नाम अलग अलग होते हैं, तो कभी कभी मैच करने को पूछ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सब चक्रवातों के नाम है। विली विली कहाँ कहा जाता है, क्वेश्चन आपको मैच करने को भी पूछ सकता है, डायरेक्ट भी पूछ सकता है। तो जो विली विली कहा जाता है वो ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड के भाग में चक्रवात को विली विली कहते हैं। पहला लिखो, विली विली चक्रवात ऑस्ट्रेलिया में कहलाता है। दूसरा, टाइफून कहलाता है, ठीक है। टाइफून कहाँ कहलाता है, टाइफून जो है आपने चीन जापान का जो इलाका है, यानी आप लोगों ने देखा होगा जो एशिया है, एशिया में ये वाला पोर्शन जहाँ चीन, जापान, सिंगापुर, इंडोनेशिया, इसको जो दक्षिण चीन सागर का इलाका है वहाँ टाइफून बोला जाता है। नहीं, चीन प्लस जापान वगैरह का इलाका लिख दो, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों ने सुना होगा चक्रवात, चक्रवात बोला जाता है भारत बांग्लादेश के इलाकों में, चक्रवात इसको कहाँ बोला जाता है, भारत में बोला जाता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इनके नाम अलग अलग होते हैं। और इसके अलावा एक और नाम है हरिकेन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, हरिकेन। हरिकेन बोला जाता है अपने आप में कहाँ, जैसे जो यूएसए, मैक्सिको वगैरह का इलाका है, यानी जो कैरिबियन सी है, यानी यूएसए, या इसको ब्रैकेट में लिखो कैरिबियाई सागर, कैरिबियन सी, कैरिबियन सागर, ठीक है। जो मैक्सिको की खाड़ी, यूएसए वगैरह है, यहाँ इसको हरिकेन बोला जाता है। तो कभी कभी मैच करने को पूछ देता है, या कभी कभी डायरेक्ट पूछा जाता है कि चक्रवातों को कहाँ पे हरिकेन कहा जाता है, या दक्षिण चीन सागर में क्या कहा जाता है, या ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के इलाकों में क्या कहा जाता है। इसको आप लोग क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है आपका, वायुदाब को मापने वाले जो वो होता है, किसको वायुदाब मापा जाता है, किसमें, लिखो, वायुदाब का को किसमें मापा जाता है, बैरोमीटर, बैरोमीटर। तो क्वेश्चन पूरा लिखना, वायुदाब को किस में मापा जाता है, बैरोमीटर में मापा जाता है। एक पॉइंट ये ध्यान रखना है, ठीक है। वायुदाब किस में मापा जाता है, बैरोमीटर में मापा जाता है। ये पॉइंट आप लोग क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए, आपको एक चीज बताता हूँ, एक बहुत कॉन्सेप्टुअल चीज है। ये मैंने आपको लास्ट ईयर जब मैं आपको पढ़ा रहा था, जब नए जो पुराने बच्चे होंगे वो समझते होंगे, जब मैं इनको ज्योग्राफी स्टार्टिंग में शुरू की थी, मैंने एक ग्लोब बनाया था, उसमें कुछ चीजें दिखाई थी। आप कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। आपको एक चीज ये ध्यान रखना है, आपको क्या ध्यान रखना है, जो मैं ध्यान रखने को बोलूंगा इसको ध्यान रखना है, ठीक है। सपोज ये अर्थ है, यानी ये एक ग्लोब है हमारा, इसको ध्यान रखना। इसको 0 डिग्री लाइन होती है, कौन सी, 0 डिग्री, इसको क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा। इसको खाली ये फिगर याद रखना है, ठीक है। इससे क्या क्वेश्चन आएगा मैं आपको बता दूंगा। यहाँ लगभग 30 डिग्री अक्षांश उत्तरी होगा, 30 डिग्री नॉर्थ, और ऐसे ही 30 डिग्री साउथ में होगा, 30 डिग्री साउथ, ठीक है। और इससे नीचे 45 डिग्री साउथ होगा,
और यहाँ 45 डिग्री क्या होगा, साउथ होगा, 45 डिग्री साउथ, और लास्ट ये 90 डिग्री नॉर्थ होगा, और ये 90 डिग्री क्या होगा, साउथ होगा। ठीक है, 90 डिग्री साउथ। तो ये जो विषुवत रेखा वाला पोर्शन है, ये वाला, ये जो जीरो, यहां पर कैसा वायुदाब बनता है, यानी क्योंकि देखो होता क्या है, जहां पर धूप की किरणें, सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, लंबवत पड़ती है, वहां गर्मी ज्यादा होती है। गर्मी ज्यादा होती है तो वो क्या करेगा, नीचे की हवा को ऊपर उठाएगा। हवा ऊपर उठ गई तो वहां पे क्या होगा, प्रेशर कम पड़ेगा, क्योंकि हवा तो ऊपर चलेगी। तो ये हमेशा याद रखना, ये लो प्रेशर क्षेत्र होगा, यानी निम्न वायुदाब क्षेत्र होगा, और इसके ऊपर हाई प्रेशर क्षेत्र होगा। ठीक है, यहाँ हाई प्रेशर, यहाँ हाई प्रेशर, फिर उसके बाद लो प्रेशर, ऐसे कर देना इसको। ठीक है, लो प्रेशर, और लास्ट में ऊपर हाई प्रेशर। ये बस कॉन्सेप्ट समझना कि क्यों है। आपको दो चीजें बता देता हूँ, बाकी का सब ज्योग्राफी में है, अब इतने कॉन्सेप्ट समझाने का समय नहीं है मेरे पास, मैंने लास्ट ईयर पहले बताया था। तो ये जो लो प्रेशर का क्षेत्र है, यानी 0 डिग्री के आसपास का जो इलाका है, ये विषुवत रेखा कहलाता है। और विषुवत रेखा इसीलिए यहाँ पे निम्न वायुदाब बनता है। लो प्रेशर का मतलब निम्न वायुदाब कर देना इसको। ठीक है, क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, सीधी ऐसे पड़ती है, ऐसे पड़ेंगे सीधी। ठीक है, अब सीधी पड़ेंगी तो इनको, अब बताओ, कोई किरणें ऐसे सीधी पड़ रही हैं और कोई किरणें ऐसी तिरछी पड़ रही हैं, और तिरछी वाले को देखो कितना ट्रेवल करना पड़ेगा, इतनी दूरी, तो इसकी ऊष्मा कम हो जाएगी। अगर सीधे पड़ेगी तो डायरेक्ट पड़ेगी तो ऊष्मा ज्यादा होगी। तो इन इलाकों में सूर्य की किरणें क्या पड़ती है, डायरेक्टली पड़ती है। डायरेक्टली पड़ने के कारण क्या होता है, हवा क्या हो जाती है, नीचे की गर्म हो जाती है। अब कोई चीज गर्म होती है तो स्वाभाविक सी बात है ऊपर उठेगी, हवा ऊपर उठ गई तो नीचे प्रेशर क्या पड़ेगा, कम पड़ेगा, तो इसीलिए लो प्रेशर है। ठीक है, अब बाकी इसको ऐसे याद रखना, लो होगा, फिर हाई, फिर लो, फिर हाई। यहां हाई क्यों होता है इधर, क्योंकि यहां सूर्य की किरणें क्या पड़ते हैं, लंबवत नहीं पड़ते, तिरछी पड़ते हैं ऐसे। तो सूर्य की किरणों को बहुत ज्यादा दूरी तय करनी पड़ती है। और दूसरा क्या होता है, यहाँ हमेशा बर्फ वगैरह रहती है, ठंड रहती है, तो वहां पे ठंड के कारण क्या होता है, हवा गर्म तो है नहीं, हवाएं क्या रहती है, नीचे रहती, तो हाई प्रेशर रहता है। तो याद रखना, क्वेश्चन आपको ये पूछेगा, इनमें से विषुवत रेखा के आसपास कैसा वायुदाब पाया जाता है, तो निम्न वायुदाब, और ध्रुवीय क्षेत्र में उच्च वायुदाब पाया जाता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये खाली मैं आपको एक फिगर से समझा रहा था, हालांकि मैंने लास्ट ईयर मैंने जब समझाया होगा, कहीं ना कहीं इसके कॉन्सेप्ट को बताया होगा। तो आप लोग फिलहाल इतना याद रखना कि किस क्षेत्र में लो प्रेशर होता है और किस क्षेत्र में हाई प्रेशर होता है। ठीक है, अब देखो, पृथ्वी के घूर्णन के कारण पवनों पर लगने वाला बल क्या कहलाता है। देखो, पृथ्वी अपने अक्ष पे घूर्णन करती है, आपको लोग सभी जानते हैं। पृथ्वी के क्वेश्चन लिखना, घूर्णन के कारण। ठीक है, एक तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है वो अलग है, लेकिन पृथ्वी अपने अक्ष 23.5 डिग्री पर हल्का हल्का घूर्णन भी करती है। तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण पवनों पर लगने वाला बल, यानी पवन मतलब हवाओं पे कुछ बल लगता है, पवनों पर लगने वाला बल, ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, लगने वाला बल यानी फोर्स, ये क्या कहलाता है, कोरियोलिस बल कहलाता है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, ये ज्योग्राफी का टर्म है, कोरियोलिस बल, कोरियोलिस बल कहलाता है। ठीक है, यानी कोरियोलिस फोर्स बोलते हैं इसको, कोरियोलिस फोर्स। तो होता क्या है, जैसे पृथ्वी है अपने अक्ष पे घूम रही है, तो जैसे कोई हवा है, बाई चांस अगर वो ऐसे चल रही है, तो लेकिन इस हवा को पृथ्वी अपने अक्ष पे घूम रही है, तो इसका क्या कर देगी, डायरेक्शन को हल्का सा मोड़ देगी, इस प्रकार से कर देगी, या कोई यहाँ से चल रही है तो इस प्रकार से कर देगी, तो उसको मोड़ दिया उसने हवा की डायरेक्शन को। इसको फोर्स को बोला जाता है कोरियोलिस फोर्स बोला जाता है। और ये क्योंकि कोरियोलिस नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले दिया था, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ता है, कोरियोलिस फोर्स पड़ता है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है अभी। ठीक है, अब देखना, कोरियोलिस बल का मान पूछ सकता है कहीं भी कभी, कोरियोलिस बल। ठीक है, हमेशा याद रखना, जो ध्रुव है, पोल, मैंने अभी ग्लोब दिखाया ना, जो सबसे ऊपर और नीचे था, मतलब साउथ और नॉर्थ में, इसका ध्रुव पे इसका मान सर्वाधिक होता है, यानी ध्रुव पे इसका जो वैल्यू होगी ये सर्वाधिक होगी। कोरियोलिस बल सर्वाधिक किस, कहाँ कभी क्वेश्चन पूछ दिया बाई चांस उसने सब्जेक्टिव, क्योंकि ग्रेजुएट लेवल का पेपर और कोई भरोसा नहीं हो क्या पूछ दे। ठीक है, अगर कभी ये पूछ दे कि कोरियोलिस बल सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है, तो ध्रुव पे। ठीक है, 90 डिग्री, और सबसे कम होता है कहाँ पर, सबसे कम विषुवत रेखा पे, यानी 0 डिग्री के आसपास, विषुवत रेखा पर 0 डिग्री के आसपास क्या होगा, भूमध्य रेखा के आसपास सबसे कम होगा। ठीक है, ध्यान रखना इसको, सबसे ज्यादा और सबसे कम कहाँ पे होता है, मतलब ये सबसे कम का मतलब शून्य मान के चलो, शून्य होता है यहाँ पे। ठीक, क्यों होता है, बात की बात है। ठीक, और दूसरा याद रखना, इस कोरियोलिस बल के कारण जो हवाएं होती हैं, हवाएं उत्तरी गोलार्ध में, इसको ध्यान रखना। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में इन हवाओं की दिशाएं जो होती हैं वो कैसी हो जाती है, दाईं तरफ हो जाती है। कैसी घूमती है, दाईं तरफ, दाईं तरफ हो जाती है हवा उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ होती है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, बाईं तरफ होती है कहाँ, दक्षिणी गोलार्ध में, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद अगला आप लोग देख लीजिए।
एक पॉइंट है आप लोगों को मैं बताता हूँ, ये तो आप लोग नोट कर लीजिए। आप लोगों ने चक्रवात सुना होगा, क्या पता आपसे चक्रवात से क्वेश्चन पूछ दे कि चक्रवात इनमें से किस कंडीशन में आता है, ठीक है। आप हमेशा याद रखना, अभी ये हवाओं का खेल चल रहा है, आपको ये याद रखना है। देखो जब कभी भी चक्रवात की कंडीशन बनती है, चक्रवात कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना है इसमें, ठीक है। जब कभी भी चक्रवात की कंडीशन बनेगी तो जहां पर चक्रवात उत्पन्न होते हैं वो लो प्रेशर का केंद्र होता है, निम्न वायुदाब का केंद्र, यानी सेंटर पे लो प्रेशर होगा, याद रखना। और प्रति चक्रवात जहां पर होगा, जहां पर शांत माहौल होगा, प्रति चक्रवात, वहां पर हमेशा हाई प्रेशर का केंद्र होगा। अब इस हाई प्रेशर और लो प्रेशर का मतलब ये हुआ, इस लो प्रेशर के चारों ओर हवाएं घूम रही होंगी, ठीक है, ऐसे। इस अब ऐसे भी हो सकता है और इसका उल्टा भी हो सकता है, क्योंकि अलग अलग गोलार्ध में अलग अलग होता है ना। मतलब मैं इसको ऐसे एक बार इस कर देता, देखो इस प्रकार से, ये दोनों गोलार्धों में, साउथ और नॉर्थ में। तो सिंपल सी बात है, आपको क्या याद रखना है, चक्रवात जहां पे साइक्लोन आएगा वहां पर निम्न वायुदाब का केंद्र होता है। क्वेश्चन क्या पूछेगा, अब आप कहोगे, क्वेश्चन पूछेगा इनमें से चक्रवाती दशा कौन सी है, निम्न वायुदाब केंद्र, उच्च वायुदाब केंद्र, निम्न और उच्च दोनों, इनमें से कोई नहीं, ऐसा क्वेश्चन में आएगा, ठीक है। तो याद रखना, जहां कहीं भी चक्रवात आते हैं वहां पर केंद्र में लो प्रेशर होता है, यानी निम्न वायुदाब। निम्न वायुदाब का मतलब क्या होगा, नीचे तो हवा होगी नहीं, ऊपर उठ चुकी होगी, ऊपर उठ चुकी होगी तो उसके चारों ओर क्या हो रही है, हवाएं घूम रही होंगी, तभी तो चक्रवात आएगा। जबकि प्रति चक्रवात, एंटी मतलब प्रति होगा, जब नहीं आ रहा होगा तो वहां पर हाई प्रेशर होगा। हाई प्रेशर होगा यानी हाई प्रेशर का मतलब हवाएं नीचे ही होंगी। अब नीचे ही होंगी, शांत होंगी, तो हवाएं नहीं चल रही तो चक्रवात कहां से आएगा। तो इस केस में हवाएं मतलब जो घूमती हैं इस प्रकार से ही घूमेंगी, लेकिन केंद्र में कैसा होगा, हाई प्रेशर होगा। आपको सिंपल सा इतना याद रखना है, ठीक है, आपको इतना ही याद रखना है अभी कैसा कैसा होगा। हाई प्रेशर के केस में प्रति चक्रवात आता है, लो प्रेशर में मतलब क्या आता है आपका चक्रवात आता है, ये याद रखना। अब आपका एक और चीज आता है, मैं आपको बताता हूं, उसको बोला जाता है ITCZ, यानी आप लिखो पहले ITCZ, पाया जाता है। अभी बताता हूं क्या है, ठीक है, पाया जाता है। ये कहां पाया जाता है, विषुवत रेखा के पास, विषुवत रेखा यानी 0 डिग्री के पास, ठीक है, 0 डिग्री के पास बोलते हैं। अब आप हो गए ये सही क्या है, ये क्या है मैं आपको बताता हूं। ITCZ को हिंदी में लिख लो, अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण, अंत उष्ण कटिबंधीय, अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, अभिसरण क्षेत्र बोला जाता है, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, देखिए मैं आपको सिंपल सा बताता हूं। मैंने आपको एक ग्लोब बताया था ना, ग्लोब, ये ग्लोब है पृथ्वी, ये है, ये 0 डिग्री है, ये अलग अलग लाइन है, ये ध्रुव है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये 0 डिग्री विषुवत रेखा होता है। यहाँ पे क्या होता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमते रहती है, तो कभी सूर्य की किरणें यहाँ लंबवत पड़ेंगी, कभी यहाँ पड़ेंगी, कभी यहाँ पड़ेंगी। तो क्या होता है, जैसे जैसे ये ऊपर और नीचे पड़ेंगी सूर्य की किरणें, कभी यहाँ पड़ी कभी यहाँ पड़ी, तो जो ये वाला है 0 डिग्री का वो खिसक जाता है। कहने का मतलब है अगर सूर्य की किरणें यहाँ लंबवत पड़ी तो ये वाला पोर्शन 0 डिग्री की कंडीशन इसके आसपास पड़ेगी। कहने का मतलब है सूर्य की किरणें जिन अक्षांशों पे लंबवत पड़ेंगी उन्हीं क्षेत्र में 0 डिग्री वाली कंडीशन उत्पन्न होने लग जाती है, यानी विषुवत रेखा का क्षेत्र जो है उन क्षेत्रों के वहां बनने लग जाता है। कहने का मतलब ये मैंने ग्लोब बनाया, अभी कभी यहाँ पे 0 डिग्री नॉर्मल कंडीशन, सूर्य की किरणें यहाँ पड़ी तो ITCZ का जो यहाँ की कंडीशन होंगी वहां पे पाई जाएगी। कभी सपोज कर्क रेखा पर क्या पड़ी, आपकी लंबवत पड़ी, तो कर्क रेखा पे लंबवत पड़ने का ये मतलब हुआ जो ITCZ का क्षेत्र है वो यहाँ कहीं शिफ्ट हो जाएगा। और मकर रेखा पे अगर लंबवत पड़ी 23.5 डिग्री पे तो उस टाइम ITCZ का क्षेत्र यहाँ। तो ITCZ कहाँ पाया जाता है, आपको सिर्फ अभी फिलहाल के लिए ये याद रखना है, ठीक है। एक क्वेश्चन है दक्षिणी दोलन कहाँ पाया जाता है, तो प्रशांत महासागर में लिखो आप लोग, दक्षिणी दोलन कहाँ पाया जाता है, प्रशांत महासागर। ये कभी आप लोगों ने अगर अखबार वगैरह अगर आप लोग पढ़ते होंगे तो जो मानसून होता है उसमें एक टर्म आता है एल नीनो और ला नीनो, ठीक है। एल नीनो एक शब्द सुना होगा, एल नीनो कमजोर पड़ा तो मानसून ऐसा रहेगा, एल नीनो मजबूत हुआ तो मानसून ऐसा रहेगा, बारिश ज्यादा, उससे ही तय होती है। तो दक्षिणी दोलन प्रशांत महासागर में, इसी को ब्रैकेट में लिखो एल नीनो, एल नीनो। ये कहाँ की घटना है, प्रशांत महासागर के पेरू के तट पर लिखो, पेरू के तट पर। अब आपको मैं बताता हूँ ये क्या है, ठीक है। जैसे आप लोग दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप देखोगे, पेरू, पेरू है जहां पे, वहां पे जो समुद्र का भाग है
वहां पर जनरली जो टेम्परेचर है उसमें क्या आ जाता है, वायु की समुद्र के तापमान में परिवर्तन आ जाता है, जिससे जो वायुदाब की कंडीशन है, जो प्रेशर है वो शिफ्ट हो जाते हैं इधर उधर। फिलहाल इतना समझिए जिससे हवाओं का रुख बदल जाता है और उस घटना को एल नीनो, दक्षिणी दोलन वगैरह कहा जाता है। सिंपल सा भी याद रखना, एल नीनो या दक्षिणी दोलन की घटना किस महासागर से संबंधित है, मतलब प्रशांत महासागर, और किस तट पे संबंधित है, पेरू के तट पे। ठीक है, मैं इसको ज्यादा नहीं समझा सकता हूँ। और इसमें वायुदाब परिवर्तन लिखो, वायुदाब में परिवर्तन लिख देना इसमें, वायुदाब में परिवर्तन। ठीक है, इसका ये मतलब है कि वायुदाब में क्या हो रहा है, अपने आप में परिवर्तन हो रहा है, आप लोग ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद देखो, जब दो भिन्न प्रकार की वायु राशियां आपस में मिलती है तो उसके सीमा क्षेत्र को क्या कहा जाता है, वाताग्र। एक टर्म लिखो, वाताग्र। इसको क्या बोला जाता है, वाताग्र। जब दो भिन्न वायु राशियां आपस में मिलती हैं, जब दो भिन्न वायु राशियां आपस में मिलती हैं, तब उनका सीमा क्षेत्र, ठीक है, उनका सीमा क्षेत्र क्या कहलाता है, वाताग्र। अब क्या होगा, जैसे देखो, एक वायु राशि ये है, एक वायु राशि ये है, इनकी जो बाउंड्री है इसी को वाताग्र बोला जाता है। अब आप कहोगे क्या भिन्न राशियां, भिन्न राशियां टेम्परेचर अलग, आर्द्रता अलग, ह्यूमिडिटी, सब चीज इसमें अलग अलग होगा, तो इसमें इसकी अलग कंडीशन, इसकी अलग कंडीशन, इसका जो मिलने वाला पोर्शन है वाताग्र। और ये पाया जाता है आपका मध्य अक्षांश में। मध्य का मतलब 45 डिग्री 50 डिग्री के आसपास। ठीक है, मध्य अक्षांश भागों में वाताग्र बनते हैं, आप लोगों को ये ध्यान में रखना होगा। ठीक है, इसके बाद देखो, चक्रवात का समुद्री तट को पार कर जमीन पर पहुंचना क्या कहलाता है, लैंडफॉल कहलाता है। तो अगला पॉइंट लिखो, चक्रवात का समुद्र से जमीन पर पहुंचना, चक्रवात का समुद्र क्षेत्र से स्थल पर पहुंचना क्या कहलाता है, लैंडफॉल। चक्रवात का समुद्र से स्थल पर पहुंचना क्या कहलाता है, लैंडफॉल कहलाता है, ये याद रखना है। ठीक है, अब एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताता हूं ग्रुप सी के नजरिए से, जो आपके पेपरों में देखने को मिलता है। उपसौर और अपसौर किस तिथि को होता है, ध्यान रखना है। ठीक है, अपसौर और उपसौर किस तिथि को होता है, ध्यान रखना। पहला लिखो आप लोग अपसौर, दूसरा लिखोगे उपसौर, अपसौर। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान रखना, इसको बोलते हैं एफिलाइन। ठीक है, एफिलाइन। तो इसको अपसौर होता है 4 जुलाई को, 4 जुलाई, और उपसौर होता है 3 जनवरी। ये डेट आती है आपकी। ठीक है, अपसौर की कंडीशन में क्या होता है, हमेशा याद रखना, सूर्य जो होता है, पृथ्वी जो होता है, सूर्य पृथ्वी से सर्वाधिक दूरी पे होता है, यानी पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर, पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर की कंडीशन, सबसे दूर। ठीक है, और इसमें सबसे नजदीक, पृथ्वी जो होगी सूर्य के सबसे नजदीक होगी, ध्यान रखना। अब आप कहोगे सर ये क्या है, ये है, देखो, ये सपोज क्या है, सन है। ठीक है, ये क्या है, सन है। ये तो अपनी जगह स्थिर है, ये तो घूमेगा नहीं कहीं। इसके चारों ओर, इस रूट पे अगर पृथ्वी क्या कर रही है, घूम रही है इसके चारों ओर, तो बताइए इस सन तो सेंटर पे, कभी एक ऐसी कंडीशन आएगी जब सूर्य सबसे नजदीक, मतलब पृथ्वी इसके सबसे नजदीक होगी, घूम रही है इधर इधर, तो कोई ना कोई एक ऐसी डिस्टेंस होगी जहां पर पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी न्यूनतम है, होगी नहीं होगी, उस न्यूनतम दूरी को बोला जाता है क्या, उपसौर। और ये कब होता है, 3 जनवरी। 3 जनवरी के दिन क्या होता है, पृथ्वी को सूर्य से सबसे ज्यादा ऊष्मा मिलती है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, पृथ्वी को सूर्य से सर्वाधिक एनर्जी ऊष्मा मिलती है, और इसमें सबसे कम ऊष्मा मिलती है, ऊपर लिख देना, क्योंकि सबसे दूर है तो ऊष्मा सबसे कम मिलेगी। आपको उपसौर अपसौर समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए, पृथ्वी की सर्वाधिक सूर्यताप कहां प्राप्त होता है, एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 99% बेहोश होकर आएंगे अगर ये क्वेश्चन पेपर में आ गया, क्योंकि अभी उसने बायोडाइवर्सिटी वाला क्वेश्चन पूछा था, ये कनिष्ठ सहायक में, कि सर्वाधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है, वहां भी वो कॉन्सेप्ट लगा दिया उसने। और अगर ये क्वेश्चन पूछ जाए तो 99% इसमें बेहोश होकर आएंगे। पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक सूर्यताप प्राप्त कहां होता है, पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक सूर्यताप। ठीक है, सूर्यताप मतलब विकिरण, सूर्य की एनर्जी कहां प्राप्त होती है, ये होती है आपकी उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल में। उपोष्ण लिख दिया। ठीक है, उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल। देखो, सबसे पहले होता है उष्ण, उष्ण मतलब गर्म, उससे थोड़ा कम होगा उपोष्ण, उससे कम होगा शीतोष्ण, उसके ऊपर होगा ध्रुव। ठीक है, ये कंडीशन बनती है। उपोष्ण का मतलब 0 डिग्री नहीं है कतई, उपोष्ण का मतलब 0 डिग्री नहीं है, 0 डिग्री के आसपास का इलाका होता है उष्ण,
और इससे लगभग 30-35 डिग्री के आसपास का इलाका होता है उपोष्ण। ठीक है, उपोष्ण, ये दोनों साइड उपोष्ण होगा, ये उपोष्ण, ये लगभग 30 डिग्री के आसपास, 30 से 45 डिग्री के आसपास। ठीक है, 20-25, 25-30, 20-25 ऐसा होता है। अब यहाँ सर्वाधिक सूर्य ताप मिलता है इन इलाकों में और इसके भी मरुस्थलीय भागों में। देखो मरुस्थल क्यों, यहाँ क्यों नहीं मिलता है सर आपको कि यहाँ तो लंबवत पड़नी चाहिए, इसलिए नहीं मिल पाता क्योंकि यहाँ क्या होता है, बहुत ज्यादा लंबे लंबे पेड़ पाए जाते हैं, बहुत बारिश होती है, बहुत ऊंचे ऊंचे वृक्ष पाए जाते हैं, बहुत घने वृक्ष पाए जाते हैं, तो सूर्य की किरणें नीचे पहुंच ही नहीं पाई जाती, इतना ज्यादा घना वृक्ष जंगल होता है। लेकिन यहाँ जो होता है इसके आसपास मरुस्थलीय इलाकों में झाड़ियां नहीं होंगी और उसके अलावा बारिश भी उतनी ज्यादा नहीं होती, इस वजह से क्या होता है कि वहां सबसे ज्यादा सूर्यताप मिलता है। इसको ध्यान रखना है। ठीक है, आप लोग, ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। अगला क्वेश्चन लिखो, उत्तरी भाग में चलने वाली स्थानीय गर्म पवन क्या कहलाती है, लू कहलाती है। सुना होगा लू लग रही है कहते हैं, जैसे राजस्थान वगैरह के इलाके में इसको लू कहते हैं, ये भी ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, किसी भी वस्तु की सतह पर पहुंचने वाले विकिरण ऊर्जा का जितना भाग वापस परावर्तित हो जाता है उसको एल्बिडो कहा जाता है। तो एक क्वेश्चन लिख लो, एल्बिडो किसको कहते हैं, एल्बिडो लिखा है। ठीक है, ये भी आता है। किसी भी वस्तु, जैसे कोई वस्तु, पूरा लिखना, किसी भी वस्तु की सतह पर मिलने वाली ऊर्जा का वह भाग जो पहले ही परावर्तित हो जाता है, यानी ऊर्जा का जितना भाग परावर्तित हो जाता है। ठीक है, वस्तु की सतह पर मिलने वाली ऊर्जा का वह भाग जो परावर्तित हो जाता है, उसको क्या बोलता है, एल्बिडो। मतलब अगर कोई ये वस्तु है, यहाँ सूर्य की किरण आई, पहुंचने से पहले इसको मिलनी चाहिए थी, लेकिन वो किसी धूल कण वगैरह कई चीजें होती है उसके कारण वापस चली गई चमकीली सतह से, तो ऐसा भाग जो वापस चला गया उसको बोला जाता है एल्बिडो। अब लास्ट के कुछ क्वेश्चन हैं, आप लोगों ने सुना होगा वायुमंडल में जो हम रेडियो तरंग वगैरह भेजते हैं वो किस सतह से वापस होती है, मतलब वायुमंडल की किस परत में पृथ्वी द्वारा भेजी गई रेडियो तरंग वापस होती है, तो आयन मंडल। ये क्वेश्चन ये भी आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी लिखो, वायुमंडल की किस परत में पृथ्वी द्वारा भेजी गई रेडियो तरंग वापस होती हैं। वायुमंडल की किस परत में पृथ्वी द्वारा भेजी गई रेडियो तरंग वापस होती है। अगर क्वेश्चन पूछता है तो आयन मंडल से क्या होती है, वापस होती है, ये ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा मौसम परिवर्तन, वर्षा, धूल कण, ये सब कहाँ होता है, शोभ मंडल में, पहला वाला जो होता है। ठीक है, यानी मौसम परिवर्तन, बादल बनना और वर्षा, धूल कण, सारी घटनाएं कहाँ होती है, शोभ मंडल में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है आपको, पेडिमेंट का निर्माण, ये स्थलाकृति है। ठीक है, पेडिमेंट का निर्माण कहाँ होता है, मरुस्थल में होता है, मरुस्थलीय भाग। ये क्या होता है, जैसे पर्वत वगैरह होते हैं उसमें एक ढाल टाइप की बन जाती है, मरुस्थलीय इलाकों में पर्वतों के जड़ों पे ढाल टाइप की बन जाती है, जिसमें मलबा भी हो सकता है और मलबा नहीं भी हो सकता है। इसी स्थलाकृति को पेडिमेंट बोला जाता है। ये कहाँ पाई जाती है, मरुस्थलीय भाग में। ठीक है, एक मोस्ट इंपोर्टेंट, प्लाया झील का निर्माण, मोस्ट कर देना, प्लाया झील का निर्माण। प्लाया झील कहाँ बनती है, प्लाया झील ये भी बनती है आपकी मरुस्थलीय भागों में। ठीक है, ये बन जाती है, कैसे बनती है छोड़ दो, मरुस्थलीय भागों में प्लाया। कास्ट स्थलाकृतियां किससे निर्मित होती हैं, अगला मोस्ट इंपोर्टेंट, कास्ट स्थलाकृतियां ये बनती हैं, जो कास्ट स्थलाकृतियां अपने आप में किससे, भौम जल से, पृथ्वी के नीचे जो जल होता है उससे कास्ट स्थलाकृतियां बनती है। ये आप लोग ध्यान रखना, किस चीज से बनती है ये आता है। ठीक है, और लास्ट के दो क्वेश्चन है, एक बरखान और छत्रक सेल कहाँ बनते हैं, बरखान प्लस छत्रक सेल ये कहाँ बनते हैं, मरुस्थल में बनते हैं, ये भी याद रखना है। ठीक है, ये सब एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। बरखान प्लस छत्रक सेल कहाँ बनते हैं, मरुस्थल में बनते हैं। और संप्राय मैदान का निर्माण, संप्राय मैदान ये किससे होता है, प्रवाहित जल से, प्रवाहित जो बहने वाला जल है उससे क्या होता है, संप्राय मैदान का निर्माण होता है। गार्ज और कैनियन स्थलाकृतियां कौन बनाता है, नदियां, गार्ज प्लस कैनियन, मोस्ट इंपोर्टेंट आता है कैनियन, स्थलाकृतियां बनती है नदियों से, हवाओं से, ऐसे क्वेश्चन आता है इसमें। ठीक है, गार्ज प्लस कैनियन किससे बनती है, नदियों से बनती है। और लास्ट क्वेश्चन आज का, रिंग ऑफ फायर कहाँ पाया जाता है, रिंग ऑफ फायर ये पाया जाता है प्रशांत महासागर में,
प्रशांत महासागर। ठीक है, रिंग ऑफ फायर का मतलब है क्योंकि प्रशांत महासागर के आसपास का जो इलाका है वो ज्वालामुखी की दृष्टि से सक्रिय है, हमेशा वहां पे ज्वालामुखी की घटनाएं होती रहती हैं। तो क्या होता है वहां मतलब एक प्रकार की आग टाइप की जलती रहती है, इसको बोलता है रिंग ऑफ फायर। प्रशांत महासागर से संबंधित है। ये था आपका कंप्लीटली ज्योग्राफी का जो मेन पोर्शन था आपका एनसीईआरटी आधारित। उम्मीद करता हूं इन्हीं से आप लोगों के क्वेश्चन बन जाए और ज्यादा नहीं आएंगे, 2 या 3-4 क्वेश्चन भी अगर इससे आते हैं आपके वो सही हो गए तो भगवान करे होने भी चाहिए, तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, कल से हम नए सेशन को देखते हैं, फिर मिलते हैं आपके साथ अगले क्लास में। अपना ध्यान रखिए, थैंक यू।